अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करनी है आज। चैप्टर नंबर 6 बेसिकली प्रोकैरियोट्स का चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने वो ऑर्गेनिज़म स्टडी करने हैं जो सारे प्रोकैरियोट्स हैं, और उनमें मेजर दो ही एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं, एक बैक्टीरिया की और एक सियानोबैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने कुछ बातें पहले कर ली थी कि बैक्टीरिया कब डिस्कवर हुआ, बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है, बैक्टीरिया की शेप्स क्या होती हैं। तो आज हमने बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, और स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं, वो हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो पार्ट ऑफ बैक्टीरिया है वो है फ्लैजिला। वो क्या है जी? फ्लैजिला। अगर मैं यहाँ बैक्टीरिया बनाने की कोशिश करूँ, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के इस साइड पर या किसी भी साइड पर एक स्ट्रक्चर होता है इस किस्म का, इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। इसमें क्या होता है और ये क्या करता है, ये आज हम इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि ये होता कैसा है वो आपको नज़र आ गया, आगे नज़र। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो थिन हेयर लाइक होता है। कैसा होता है जी? ये बारीक सा होता है, बारीक सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अपेंडिज होता है जो बैक्टीरिया की बेसल बॉडी से निकलता है। ओरिजिनेट कहते हैं निकलने को, बेसल बॉडी से ये ओरिजिनेट होता है। बेसल बॉडी मैंने यहाँ पे बनाई है, ये बेसल बॉडी है, यहाँ से फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है, मीन निकलता है। कहाँ निकलता है? बाहर वाली साइड पे। कौन सी साइड पर? बाहर वाली साइड पर निकल जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये करता क्या है, वो हमने देखना है। फ्लैजिला बाल की तरह एक बारीक सा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके अंदर प्रोटीन होती है। बस किसका बना होता है? ये प्रोटीन का। इसके अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम इसी के नाम से है फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो इतना कोई लंबा चौड़ा इसका स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये प्रोटीन के से मिलके बना है, और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। अब इस फ्लैजिला की मौजूदगी की बेस पे बैक्टीरिया की हम कैटेगरीज बनाते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास फ्लैजिला होते ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2 होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा होते हैं। तो वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं वो देख लें बस। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है, ये फ्लैजिला की नहीं है, ये किसकी है? बैक्टीरिया की है। किस बेस पे है? फ्लैजिला की बेस पे ही हमने क्या की है जी? क्लासिफिकेशन की है। तो क्लासिफिकेशन में जो पहले बैक्टीरिया हैं जिनके पास फ्लैजिला होते ही कोई नहीं है, ऐसे भी हैं, वो कौन से होते हैं? ए ट्राइकस। इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता। तो ये कैसे होते हैं आइए देखते हैं। ये आमतौर पर गोल होते हैं। गोल बैक्टीरिया का फ्लैजिला, ये यानी बाल की तरह स्ट्रक्चर नहीं होता। ये देखें, बनाया मैंने? नहीं बनाया। आमतौर पर इस तरह के बैक्टीरिया को हम ए ट्राइकस कहते हैं। नंबर 2, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक सिंगल फ्लैजिलम होता है, सिर्फ एक सिंगल फ्लैजिलम सिंगुलर है, और फ्लैजिला क्या होता है? प्लूरल। कैसे होता है ये देखें, ये बैक्टीरिया है, ये बेसल बॉडी, और ये इसका एक फ्लैजिला इसमें होता है बस। उसके बाद मोनोट्राइकस के बाद आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस के अंदर एक गुच्छा मौजूद है फ्लैजिला का, एक साइड पर होता है, एक पोल पर होता है, दोनों पोल्स पर नहीं होता। बना के देखते हैं।
ये अगर बैक्टीरिया है, ये इसकी बेसल बॉडी है, तो ये इस तरह से गुच्छे नुमा टफ्ट मौजूद है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला वाले बैक्टीरिया का नाम लोफोट्राइकस है। कौन सा ट्राइकस है भाई? लोफोट्राइकस। 3 बातें हो गई। लोफोट्राइकस। मेरा ख्याल है आप लोगों को कमेंट भी करने चाहिए साथ साथ, क्या ख्याल है? तो शुरू हो जाए। एट्राइकस का मतलब है नो फ्लैजिला, मोनोट्राइकस का मतलब है एक फ्लैजिलम, लोफोट्राइकस का मतलब है एक फ्लैजिला का टफ्ट यानी गुच्छा। उसके बाद है एम्फीट्राइकस। उसके बाद क्या है? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस के अंदर ये जो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है, ये एक नहीं बल्कि दोनों पोल्स पे होता है। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला अगर दोनों पोल्स पे हो तो टफ्ट नहीं होगा, फिर वो टफ्ट्स होंगे। टफ्ट्स ऑफ फ्लैजिला। कितने टफ्ट्स हैं? 2 टफ्ट्स हैं दोनों पोल्स के ऊपर। ये देखें, ये हमारा बैक्टीरिया है, एक ये टफ्ट है, एक ये टफ्ट है, और एक ही साइड पर टफ्ट होगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एम्फीट्राइकस की शेप है। बना भी लें साथ साथ, आपके लिए आसानी होगी याद करने में। आखिरी टाइप है हमारी पेरीट्राइकस। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके पूरे सरफेस पे फ्लैजिला ही फ्लैजिला होते हैं। चेक करें, पेरीट्राइकस मुकम्मल सेल, होल सेल कह लें या सराउंड कह लें। आपकी बुक में लिखा है फ्लैजिला सराउंड होल सेल। फ्लैजिला सराउंड मुकम्मल सेल, होल सेल। कैसे जी? ये देखें, ये बैक्टीरिया तो होल सेल के अराउंड मौजूद हैं। कौन मौजूद हैं? फ्लैजिला मौजूद हैं। ये मैंने इस बैक्टीरिया के चारों तरफ मुकम्मल सरफेस के ऊपर क्या बना दिए हैं? काफ़ी ज़्यादा फ्लैजिला बना दिए हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? पेरीट्राइकस का नाम देते हैं। तो तमाम बच्चों ने कमेंट किया कि नहीं? मैं देखने लगा हूँ ज़रा। कमेंट्स आप लोगों के नहायत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो बच्चे लाइव हमें सुन रहे हैं वो कमेंट किया करें, जो लाइव नहीं सुन रहे वो यूट्यूब से या फेसबुक से livekampus.pk पे आ जाए ताकि वो यहाँ पे सुन सकें। ठीक है, फ्लैजिला ख़त्म हो गया। फ्लैजिला के बाद हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर आता है बैक्टीरिया का, जिसको हम पिलाए कहते हैं। लेकिन पिलाए पढ़ाने से पहले फ्लैजिला का फंक्शन भी देख लें। फ्लैजिला के 2 फंक्शंस हैं मशहूर। पहला फंक्शन है फ्लैजिला बैक्टीरिया की लोकोमोशन में इन्वॉल्व है, हरकत करवाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और उस लोकोमोशन की एक स्पेशल टाइप है कीमोटैक्सिस, जिसके अंदर बैक्टीरिया किसी केमिकल का पीछा करता है, डिटेक्ट करता है यहाँ केमिकल है, मैंने इसके पीछे मूव करना है। और वो भी मूवमेंट और डिटेक्शन फ्लैजिला के ज़रिए ही होती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस। तो नेक्स्ट कमेंट आपका ये भी हो सकता है कि कीमोटैक्सिस कितनी इम्पोर्टेंट, आपको मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। लें जी, नेक्स्ट हमारा जो करैक्टर आ रहा है, पार्ट आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है किस चीज़ का? बैक्टीरिया का। उसका नाम है पिलाए। पिलाए भी बैक्टीरिया की बॉडी पे होते हैं, लेकिन पिलाए की ख़ास बात यह है कि पिलाए लंबे नहीं होते। फ्लैजिला की तरह पिलाए लंबे नहीं होते। फ्लैजिला छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। कितने छोटे हैं? फ्लैजिला से तो बहुत छोटे हैं। और ये बॉडी के सरफेस पे होते हैं।
अंदर से खाली होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं। चेक करें कैसे कैसे होते हैं। अंदर से खाली होते हैं और फिलामेंटस मीन धागे नुमा होते हैं, और नॉन हेलिकल होते हैं, नॉन हेलिकल, और काफ़ी शॉर्ट होते हैं, काफ़ी शॉर्ट है। ये अगर फ्लैजला था तो यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर पिलाए। दीज आर द पिलाए। ये पिलाए कैसे कैसे होते हैं? अंदर से खोखले हैं, मीन छोटे छोटे धागे हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, और नॉन हेलिकल हैं, मीन ये हेलिकल शेप में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके अंदर देखें क्या है, इसके अंदर देखें तो हमें प्रोटीन नज़र आएगी। उस प्रोटीन का नाम पिलिन है। जिस तरह फ्लैजिला भी प्रोटीन का बना है, पिलाए भी किस चीज़ का बना हुआ है? प्रोटीन का। ये सारे पिलाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आमतौर पर बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं। तो प्रोटीन का नाम क्या है? पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन है। फंक्शन भी इसका देख लें। इसका फंक्शन लोकोमोशन करवाना नहीं है, हरकत नहीं करवाते ये। इनका बड़ा प्यारा फंक्शन है कि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। नंबर 1 कॉन्जुगेशन, जब दो बैक्टीरिया मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, जुड़ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, तो उनका मिलना इन के ज़रिए पूरा होता है। कॉन्जुगेशन का अमल, दो बैक्टीरिया का मिलना आपस में किसके ज़रिए होता है? पिलाए के ज़रिए होता है। इसलिए हम इनको सेक्सुअल ऑर्गन्स भी कहते हैं। उसके अलावा ये अटैचमेंट में बड़े अहम रोल प्ले करते हैं। जब बैक्टीरिया ने कहीं अटैच होना है, तो जुड़ना है कहीं पे, तो वो जुड़ने के लिए पिलाए का सहारा लेंगे। आसान था, लें जी, पिलाए ख़त्म हो गया हमारा। पिलाए के बाद पिलाए यहाँ लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये लाइन के इस तरफ पिलाए है सारा। अब मैं आपको आखिरी स्ट्रक्चर आज का पढ़ाने लगा हूँ, जिसका नाम है एनवेलप। बैक्टीरिया के सेल के गिर्द लेयर्स होती हैं, तहें होती हैं। वो तहें 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। ये बैक्टीरिया की सरफेस है, ये इसकी दूसरी लेयर है, तह है, और ये मैंने इसकी अब तीसरी तह बनाई। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एनवेलप का। ठीक हो गया। एनवेलप क्या है जी? वो लेयर्स हैं जो बैक्टीरिया के सेल के गिर्द होती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं। ये लेयर्स अंदर वाले सारे प्रोटोप्लाज्म को घेरती हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है जी? साइटोप्लाज्म प्लस जेनेटिक मटेरियल मिल के ये प्रोटोप्लाज्म है। इनको घेरने का काम कौन करते हैं? इनको घेरने का काम ये एनवेलप करता है। इस एनवेलप में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, दूसरी लेयर, और ये इसके अंदर वाली तीसरी लेयर है। तो तीनों का मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। पहली लेयर है जी कैप्सूल, सबसे बैरूनी लेयर कौन सी है? कैप्सूल है। दूसरी लेयर आपके सामने नज़र आ रही है मिडल, ये होती है स्लाइम, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम आमतौर पर पढ़ते हैं, ये सेल वॉल होती है। ये क्या होती है? सेल वॉल। तो तीनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो सबसे बाहर, ये वाली सबसे बाहर जो बैक्टीरिया की लेयर है, इसका नाम है कैप्सूल। कैप्सूल वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पर आउटर कवरिंग को ही कहते हैं। हमारी मेडिसिन भी आती है ना एक कैप्सूल की फॉर्म में, वो मेडिसिन नहीं होती, मेडिसिन कैप्सूल के अंदर है। कैप्सूल सिर्फ उसके कवर को कहते हैं, मेडिसिन के बाहर जो कवर है। तो कैप्सूल देखें क्या होता है? कैप्सूल पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का बना होता है। किस किस का बना होता है? पॉलीसेकेराइड का
और प्रोटीन का या दोनों का, ये इसकी कंपोजिशन होगी। जब हम ये कहते हैं ना ये किसका बना है, तो ये इसकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है। अब एक और बात क्या याद रखनी है, ये बड़ा टाइटली बाउंड हुआ होता है बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर, टाइटली, बहुत टाइट लेयर होती है। जिस तरह हम किसी को कवर में बंद करके और कवर को अच्छी तरह टाइट करके बंद करते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल में आएगा कैप्सूल। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बैक्टीरिया की हिफाजत करना। हर बाहर वाली चीज़ आमतौर पर अंदर वाली चीज़ों की हिफाजत करती है, और आमतौर पर ये हिफाजत कब करती है, जब दूसरे सेल इसको खाने के लिए आते हैं, एनगल्फ करने के लिए आते हैं, तो ये वाली लेयर इनको हिफाजत प्रोवाइड करती है। इसके अंदर वाली लेयर होती है स्लाइम। अंदर वाली लेयर क्या होती है, स्लाइम बनी हुई होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की शील्ड है ये, और ये बिल्कुल कैप्सूल के ऑपोजिट है। ये टाइट नहीं होती, ये बहुत लूज कवरिंग है। लूज यानी आपने किसी को कवर में पैक किया, लेकिन आपने कवर टाइटली बंद नहीं किया, गिरा आपने मजबूती से नहीं लगाई, तो वो लूज पैक होगा। तो ये इसकी मिसाल में आएगा। इसका काम है कि ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक, उसके अलावा डेसिकेशन, उसके अलावा इस तरह की जो दूसरी इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स होते हैं उनसे बचाती है। ठीक है, इसका काम भी प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन है। फ़र्क क्या है दोनों का काम, अगर प्रोटेक्शन करना है, ये प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम इनगल्फमेंट, कि कोई सेल इनको खा ना जाए, कोई सेल इनको शिकार ना कर ले, खा ना ले। और जो स्लाइम है ये प्रोटेक्शन करती है एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया मारने के लिए यूज़ होती है, या डेसिकेशन, पानी की कमी से भी बैक्टीरिया मर सकता है, तो उससे हिफाजत कौन करेगा, स्लाइम करेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबायोटिक। तो जो इस तरह के ख़तरे हैं उनसे किसने बचाना है, स्लाइम ने बचाना है। बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं बचाएगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। उसके अलावा आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो आपके बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल के गिर्द 2 लेयर्स का होना इस बात का सबूत है कि बैक्टीरिया इतने भी सिंपल ऑर्गेनिज़म नहीं है, इतने भी सिंपल ऑर्गेनिज़म नहीं है। इनके अंदर भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है, ये भी अपने अंदर स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया है जिसमें उसने स्पेलिंग लगता है ठीक नहीं लिखा हुआ है विजिटेशन। बेटे ये स्पेलिंग ठीक लिखे मोहम्मद, इस वर्ड की मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, लें जी, तो बात हो रही थी सेल के एनवलप में से दोनों जो लेयर्स मैंने आपको बताई हैं उनकी, जिसमें मैंने आपको बताया कैप्सूल होता है, स्लाइम होती है। अब तीसरी जो हमारी लेयर है वो आ गई है, उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है और इन दोनों के अंदर होगी। ये बात समझ आई है? ये देखें, इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन भी है, ये वाली। ठीक है, ये क्या है जी, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जो आपकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के तो बाहर है, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, लेकिन किस चीज़ के अंदर है, ये इन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर्स के नीचे है। एक्स्ट्रा सेलुलर 2 लेयर्स बताई हैं सब्सटेंसेस, एक कैप्सूल बताया और एक स्लाइम बताया। इन दोनों के नीचे है, बिनियत है, और सेल मेम्ब्रेन कह लें या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कह लें, उसके बाहर है। सेल वॉल होती कैसी है, जिस तरह ये बताया ना, ये बड़ी टाइट होती है, ये बड़ी लूज़ होती है। सेल वॉल बहुत सख्त होती है, बहुत सख्त होती है, रिजिड होती है। ठीक है, उसके अलावा इसी की वजह से
ये जो धब्बा है, ये धब्बे वाली टेक्निक बन गई। फिर ये धब्बे वाली टेक्निक बन गई। जब ये धब्बे वाली टेक्निक बन गई है तो इस टेक्निक का नाम क्या बना? ग्राम स्टेनिंग बन गया। ठीक है। अभी थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम था, तो बच्चे मुझे कमेंट करके बता दें कि किस इनमें से कहाँ तक आपको आवाज़ आई है और कहाँ पे आपको आवाज़ की प्रॉब्लम आई थी। माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मुझे बता दें ताकि मैं वहाँ से आपको पढ़ा दूँ। लें जी, तो बच्चों ने बताया जी कि स्लाइम से आवाज़ की प्रॉब्लम थी। स्लाइम जो है, चले मैं ये दोबारा बता देता हूँ, फिर मैं सेल वॉल की तरफ जाऊँगा। स्लाइम कैप्सूल के नीचे दूसरी लेयर का नाम है, सेकंड लेयर है, सेल के बाहर ही है, और इस लेयर को कहते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल की बनी हुई लेयर है। किसकी बनी है? मैक्रोमोलिक्यूल की। और ये बड़ी लूज़ है। इसके अपोजिट, जिस तरह कैप्सूल टाइट लेयर थी, ये कौन सी लेयर है? ये लूज़ है। और ये करती क्या है? ये भी प्रोटेक्शन करती है एंटीबायोटिक्स वगैरह से। जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती हैं, ये उनसे बचाती है। तीसरी लेयर सबसे मशहूर, सेल वॉल। ये देखें, सेल वॉल की लेयर सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी जिसको कहते हैं। सेल वॉल उसके बाहर है। और ये जो मैंने आपको दो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस पढ़ाए हैं, इन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस या लेयर्स, इनके नीचे है। बीनीथ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, और किसके बाहर है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। कैसी होती है? बहुत सख्त है। जिस तरह ये टाइट थी, ये लूज़ है। ये क्या है? ये बहुत सख्त है। इसका काम है शेप बनाना। जैसी शेप सेल वॉल की होगी, वैसी शेप फिर बैक्टीरिया की भी होगी। और इसका काम प्रोटेक्शन देना है लाइसिस से। देखें, प्रोटेक्शन तीनों लेयर्स कर रही हैं, लेकिन पहली लेयर प्रोटेक्शन कर रही है कोई इसको खा ना जाए। दूसरी लेयर प्रोटेक्शन कर रही है कि कोई एंटीबायोटिक इसको ना मार दे। और तीसरी लेयर अब ब्रेक डाउन से बचा रही है। ऐसी प्रोटेक्शन प्लांट्स की सेल वॉल भी करती है। देखें ना, प्लांट्स के सेल बड़े टर्जिड होते हैं, सख्त होते हैं, सिर्फ पानी की वजह से। लेकिन पानी ज़्यादा आने से सेल फट भी सकता है। तो कौन नहीं फटने दे रहा? सेल वॉल नहीं फटने दे रही। अब हम आते हैं सेल वॉल की स्टडी की तरफ। सेल वॉल की स्टडी का बेड़ा ग्राम ने उठाया। ग्राम साइंटिस्ट का नाम था। इस साइंटिस्ट ने पहली मर्तबा, पूरा नाम था क्रिश्चियन ग्राम, सी ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने सेल वॉल को स्टडी करने के लिए स्टेन कर दिया। स्टेन मीन हाईलाइट कर दिया। अगर आपको वर्ड भूल जाए ना, तमाम बच्चे बताएं स्टेनिंग का मतलब हाईलाइट होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपने ये बात याद कर ली तो आपको हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी स्टेनिंग का प्रोसेस समझने के लिए। तो स्टेनिंग का मतलब क्या लिखेंगे आप लोग? हाईलाइट। किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए सबसे आसान तरीका उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट के लिए हम कोई रंग, कलर यूज़ करते हैं। कलर से वो स्ट्रक्चर हाईलाइट हो जाता है बाकी स्ट्रक्चर्स की निस्बत। तो हम उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो क्रिश्चियन ग्राम ने सेल वॉल को कर दिया हाईलाइट। मैं अगर हाईलाइट करूँ, ये देखें, ये लेयर थी, ये मैं इसको, अब यहाँ पे तो कलर आ नहीं सकते क्योंकि कैमरे में नज़र नहीं आते, तो मैंने इसको डार्क कर दिया। डार्क करके आपको बताने की कोशिश की है कि हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और हाईलाइटर कौन सा यूज़ किया? स्टेन कौन सा यूज़ किया? स्टेन यूज़ किया क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट ये एक स्टेन का नाम है, ये एक कलर का नाम है जिसके ज़रिए हम सेल वॉल को देखें ये हाईलाइट हुआ है ना। तो जब हम ये वाला स्टेन डालते हैं, इसका अपना कलर ना पर्पलिश होता है, वॉयलेट टाइप कलर होता है। हम जब ये बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन डालते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल इस स्टेन को पिक करती है, रिसीव करती है मुख्तलिफ तरीक़ों से। कुछ के ऐसे सेल वॉल में स्ट्रक्चर होते हैं जो रिसीव करके CV1 कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। CV1 कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वॉयलेट 1 कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और किसी में ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ठीक है।
मैं दोबारा बताता हूँ, आपके पास काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया थे, आपने बैक्टीरिया के ऊपर क्या डाला, स्टेन डाला। स्टेन मीन हाइलाइटर, कलर डाल दिया। कलर क्या है ना, आसानी हो जाएगी। जब कलर डाला तो तमाम बैक्टीरिया ने एक ही तरह इसको रिसीव नहीं किया। कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल में रिएक्शन हुआ और CV1 कॉम्प्लेक्स बन गया और कुछ में ये रिएक्शन नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात, जिनमें ये कॉम्प्लेक्स बना उन्होंने पर्पल कलर शो किया और ये पर्पल कलर प्राइमरी कलर था, प्राइमरी डाई थी। डाई भी रंग को ही कहते हैं, डाई भी किसको कहते हैं, रंग को। ये क्रिस्टल वायलेट भी क्या है, एक डाई है। इन्होंने प्राइमरी कलर शो किया जो कि क्रिस्टल वायलेट का ही होता है। फिर हम दूसरी डाई ऐड करते हैं, दूसरी नाम मैं वैसे उसका बता देता हूँ, सैफरानीन होती है, लेकिन आपकी बुक में वो नाम नहीं लिखा हुआ। तो 2 मरतबा आपने स्टेन डाला, एक मरतबा आपने प्राइमरी स्टेन डाला जिसको कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल ने पिक कर लिया और रिएक्शन कर दिया, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने बाद वाले स्टेन को पिक किया, उन्होंने फिर सेकेंडरी डाई शो की और उनका कलर पिंक नज़र आया। क्या शो की, सेकेंडरी डाई को उन्होंने क्या किया, शो किया और उनका कलर पिंक नज़र आया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो प्राइमरी डाई रिटेन करते हैं, प्राइमरी मीन वो पहली डाई के साथ ही रिएक्शन कर देती है सेल वॉल, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिनमें प्राइमरी डाई से रिएक्शन नहीं होता, सेकेंडरी डाई से रिएक्शन होता है, उनको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत आसान करके मैंने समझा दिया हमने। अब मैं इसको लाइव पैट्री डिश में आपको समझा देता हूँ, बल्कि पैट्री डिश में नहीं, ये मैं आपको समझाता हूँ एक स्लाइड पे। ये एक शीशे की बनी हुई स्लाइड है, देखिए किसी ने, ये लैब में होती है, इसके ऊपर हम बैक्टीरिया डाल देते हैं। ये बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, ये क्या है जी, बैक्टीरिया हैं, काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। ले जी, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, ये बैक्टीरिया हमने रखे खुद। इसके ऊपर पहले हमने प्राइमरी डाई ऐड की, प्राइमरी डाई कौन सी थी, क्रिस्टल वायलेट ऐड कर दी। कुछ की सेल वॉल ने प्राइमरी डाई के साथ रिएक्शन करके क्रिस्टल वायलेट 1 कॉम्प्लेक्स बना दिया। कुछ की सेल वॉल ऐसी थी जिन्होंने सेकेंडरी डाई के साथ रिएक्शन किया, प्राइमरी के साथ रिएक्शन नहीं किया। ये हमारी सेकेंडरी डाई है, सैफरानीन वगैरह। तो ये सेकेंडरी डाई किस ने पिक की, जिन्होंने प्राइमरी डाई को पिक नहीं किया था। अब वो किसको पिक करेंगे, सेकेंडरी डाई को। यहाँ पे सेकेंडरी डाई का नाम नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में, सिर्फ प्राइमरी डाई का लिखा, वो भी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, CV1 कॉम्प्लेक्स। तो इनमें से आधे बैक्टीरिया जिन्होंने प्राइमरी डाई को पिक किया है, उन्होंने प्राइमरी डाई वाला कलर शो करना है, पर्पल वायलेट वाला, और जिन्होंने सेकेंडरी डाई को पिक किया, रिएक्शन सेकेंडरी डाई के साथ किया, उनका कलर पिंक नज़र आएगा, सेकेंडरी डाई वाला। तो यहाँ पे हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ बैक्टीरिया पर्पल होंगे, कुछ बैक्टीरिया पिंक होंगे। पर्पल वाले बैक्टीरिया को हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव और पिंक वाले बैक्टीरिया को हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कुछ बैक्टीरिया ने पहली डाई के साथ रिएक्शन किया, क्यों कुछ बैक्टीरिया ने दूसरी डाई के साथ रिएक्शन किया? क्योंकि उनकी सेल वॉल में फ़र्क था। किस में फ़र्क था? सेल वॉल में। सेल वॉल में क्या फ़र्क था? सेल वॉल में 6 फ़र्क थे जो आपकी बुक में लिखे हैं। ग्राम पॉजिटिव में 1 लेयर होती है, नेगेटिव में 2 होती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन का सबसे बड़ा फ़र्क था। पॉजिटिव में 50% पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकेन बड़ा यूनिक मॉलिक्यूल है, बैक्टीरिया सेल वॉल में होता है, और नेगेटिव में सिर्फ 10% पेप्टाइडोग्लाइकेन है। उसके अलावा पॉजिटिव में टिकोइक एसिड नाम के मॉलिक्यूल हैं, लिपोटिकोइक एसिड हैं, जबकि नेगेटिव में लिपोप्रोटीन वगैरह के मॉलिक्यूल हैं। लिपिड्स की परसेंटेज में फ़र्क है, मोटाई में, थिकनेस में फ़र्क है। आउटर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं है
वो ग्राम पॉजिटिव है। ये कैसे याद करेंगे? एक है ना तो नहीं है, दो है तो इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन भी है। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस कुछ कुछ में है, वहाँ सब में है। परमेबिलिटी पॉजिटिव की बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव की बहुत कम है। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हमारे मतलब की चीज़ें हैं इनकी कंपोजिशन। दोनों में मॉलिक्यूल्स के नाम सेम नहीं है तो उनका रिएक्शन भी सेम नहीं होगा। तो कुछ का रिएक्शन प्राइमरी डाई के साथ होगा और कुछ का रिएक्शन सेकेंडरी डाई के साथ। तो ये टेबल आपने रटा मार लेना है, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, सबके नाम है कि इसमें कितने परसेंट है और इसमें कितने परसेंट है। सो आखिरी जुमला बोलकर लेक्चर एंड करूँगा। ड्यू टू डिफरेंस इन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की कंपोजिशन में फ़र्क की वजह से स्टेनिंग में फ़र्क आता है, स्टेनिंग में फ़र्क आता है। तमाम सेल वॉल की कंपोजिशन सेम नहीं है तो तमाम सेल वॉल का कलर भी सेम शो नहीं हो रहा। तमाम सेल वॉल प्राइमरी डाई से रिएक्शन नहीं कर रही, कुछ प्राइमरी डाई से रिएक्शन कर रही और कुछ सेकेंडरी से। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कल भी पूछ सकते हैं। आज का टाइम हमारा ख़त्म हो गया, तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।